हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग निगमी लेखांकन का यूनिट नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो अमित सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट में लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी क्या होती है, कंपनी की परिभाषा देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपनी, जैसे कि आप लोग को मालूम है, कंपनी एक बड़ा स्वरूप, व्यापार का एक बड़ा स्वरूप। जैसे एक होता है एकाकी व्यापार, जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति काम करता है। थोड़ा सा बड़ा रूप आता है साझेदारी, जहाँ या तो दो व्यक्ति होते हैं या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। और उसका भी एक बड़ा रूप होता है जिसको हम कंपनी कहते हैं। हिंदी में प्रमंडल के नाम से भी जानते हैं इसको। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। विधिक व्यक्ति, विधिक मतलब होता है जो लॉ के द्वारा इसका निर्माण होता है। इसका गठन विधि के अनुसार किया जाता है। कंपनी एक्ट जैसे 1956 है, 2013 है कंपनी एक्ट। इसके द्वारा किसी भी कंपनी का निर्माण होता है कानून के द्वारा। वह अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र इकाई होती है। जैसे आप देखें, एकाकी व्यापार में अकेला व्यक्ति होता है, उसकी मृत्यु हो गई या वो व्यक्ति कहीं चले गया तो बिज़नेस बंद हो जाता है। साझेदारी में भी अगर दो साझेदार हैं, एक कहीं चले गया, पागल हो गया, दिवालिया हो गया, तो बिज़नेस इफेक्ट करता है। और कंपनी में इस टाइप की कोई भी सिचुएशन नहीं होती। कंपनी की अपनी एक मुहर होती है जिसको सील बोलते हैं, सार्वमुद्रा बोलते हैं। अधिकार और उनके स्वतंत्र देनदारियाँ होती है। देनदारियाँ मतलब लायबिलिटीज़ होती है। अगर हम इसको सरल शब्दों में समझें तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी एक प्रकार का संगठन जो पूंजी जुटाने के लिए कई व्यक्तियों से धन एकत्रित करता है और उसे छोटे छोटे भागों में बांट देता है। और उन छोटे छोटे भागों को भी हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। उन छोटे छोटे भाग को ही हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। कंपनी की विशेषताएं में अगर हम आएँ तो कंपनी की विशेषता, सबसे पहली विशेषता होती है कि ये कृत्रिम व्यक्ति होता है, अर्थात विधान द्वारा या कानून के द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति की सिर्फ संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये मनुष्य की तरह पैदा नहीं होते बल्कि कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है। निरंतर उत्तराधिकार होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति के आने या जाने से कंपनी इफेक्ट नहीं होती, कंपनी प्रभावित नहीं होती। या सीमित देनदारियाँ, कंपनी की जो देनदारियाँ होती है, जो दायित्व होते हैं, वो सीमित होते हैं। जैसे आप देखेंगे, अगर मान लीजिए एकाकी व्यापार है, उसको 10 लाख का घाटा हो गया अपने बिजनेस में, तो पूरा घाटा उसको खुद को वहन करना पड़ता है। साझेदारी में दो साझेदार हैं, 10 लाख का घाटा हो गया तो 5-5 लाख वहन करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में यदि आप कंपनी में 1000 रुपये के शेयर खरीदे हैं, अंश खरीदे हैं, और इनकेस फ्यूचर में कोई घाटा हो गया कंपनी को, तो आपका दायित्व तो सिर्फ 1000 तक ही बनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अंशधारक होते हैं उनकी जिम्मेदारी या उनका दायित्व सिर्फ उनके द्वारा ग्रहण किए गए अंशों की राशि तक ही होता है। इसलिए यहाँ का जो दायित्व होता है, जो देनदारियाँ होती है, वो सीमित होती है। अलग इकाई होती है। कंपनी अपने सदस्यों से अलग कानूनी पहचान रखती है। मतलब कंपनी और सदस्य दोनों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग होता है। सामान्य मुहर होती है। कंपनी के निर्णय और कागजात को मान्यता देने हेतु उसकी कॉमन सील का प्रयोग किया जाता है। यदि मान लीजिए कि इसका जो कंपनी का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वह कोई काम करता है, कोई कागज़ साइन करता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करता है, और उसमें अगर वो कंपनी की सील नहीं लगाता और इन केस फ्यूचर में कोई नुकसान हो जाता है तो पूरी जिम्मेदारी सचिव की होगी, कंपनी की नहीं। अगर उसमें सील लग जाती है तो पूरी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसलिए सील बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूंजी का विभाजन, कंपनी की जो पूंजी है, जो अधिकृत पूंजी होती है, अर्थोराइज कैपिटल जिसको बोलते हैं, या अंकित पूंजी बोलते हैं, या कुल पूंजी बोलते हैं, वो जो छोटे छोटे भागों में बटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। हस्तांतरणीय शेयर, शेयर धारक अपने शेयर किसी को भी बेच या ट्रांसफ़र कर सकता है।
अब आते हैं अंश क्या होता है, ये अंश के प्रकार। अंश तो अब मैं आपको बता दिया, कंपनी की जो कुल पूंजी होती है कंपनी उसको अपने छोटे छोटे भागों में बांट देती है, उन छोटे छोटे भागों को ही अंश या शेयर का नाम से जाना जाता है। इसके प्रकार अगर स्वामित्व के आधार पर देखा जाए तो स्वामित्व के आधार पर पहला अंश होता है समता अंश, इंग्लिश में इक्विटी शेयर बोलते हैं इसको। अब आपको समझना पड़ेगा कि समता अंश क्या होता है। सबसे पहला समता अंश को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स है, उससे हम समझेंगे कि इसमें स्थिर लाभांश नहीं होता। स्थिर लाभांश का मतलब है कि कोई ऐसी फिक्स्ड नहीं होता कि भाई इसको कितना रुपए लाभांश मिलेगा। जैसे हम इसका एक दूसरा प्रकार पढ़ेंगे पूर्वाधिकार, वहाँ पे लाभांश फिक्स्ड होता है कि भाई उसको 5% लाभांश देना है, 6% देना है, 7% देना है, 8% देना है। समता में ऐसा नहीं होता। समता में प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पूर्वाधिकार को देने के बाद अगर कुछ बच गया तो समता को दिया जाता है, नहीं बचा तो समता को नहीं दिया जाता। कोई मतलब ऐसा फिक्स्ड यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कंपनी के लाभ हानि के आधार पर लाभांश मिलता है। कंपनी को लाभ हुआ, कुछ हिस्सा बच गया तो लाभांश मिल जाएगा। हानि हुई, कुछ भी नहीं बचा लाभ का, तो लाभांश नहीं मिलेगा। मतदान का अधिकार इन शेयर धारकों के पास होता है। देखिए कंपनी में सभाएं होती है, सभाओं में मत देने का अधिकार होता है और वो मत देने का अधिकार कंपनी के द्वारा समता अंशधारियों को दिया जाता है। पूर्वाधिकार अंशधारी या इसको प्राथमिकता शेयर भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता, मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है या कंपनी जब पूंजी लौटा रही है, लाभांश दे रही है, तो सबसे पहले वो पूर्वाधिकार अंशधारी को प्राथमिकता देगी। सबसे पहले पूंजी लौटाएगी पूर्वाधिकार अंशधारी को, सबसे पहले लाभांश देगी पूर्वाधिकार अंशधारी को। फिर अगर कुछ बच गया तो बचा कुचा वो किसको देती है, समता अंशधारी को देती है। तो देखिए इसको भी पॉइंट से समझते हैं। इनको लाभांश और पूंजी की वापसी में सर्वप्रथम प्राथमिकता मिलती है। इन अंशधारियों को मतदान का अधिकार नहीं होता। इनको बोला गया भैया आप मत नहीं दे सकते। इनके कुछ प्रकार हैं पूर्वाधिकार के। पहला संचयी, दूसरा गैर संचयी। ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। संचयी, दूसरा गैर संचयी, तीसरा आता है परिवर्तनीय, चौथा परिवर्तनीय, पांचवा सहभागी और छठवां गैर सहभागी। अंश निर्गमन के प्रकार। अब अंश निर्गमन कैसे किया जाता है? इशू ऑफ शेयर्स। पहला नकदी में निर्गमन होता है। नकदी में निर्गमन का मतलब है कि कंपनी अपने अंशों को जनता को देती है और बदले में पैसा लेती है। नकदी में निर्गमन हो गया। नकदी के अलावा भी निर्गमन होता है जब कंपनी पैसा नहीं लेती जनता से, अर्थात कंपनी जब किसी वेंडर को, वेंडर मीन्स विक्रेता को, इस आधार पे अंशों का निर्गमन करती है कि वो अंशों के बदले में उससे कोई संपत्ति ले। जब कंपनी किसी विक्रेता से कोई मशीन, कोई फर्नीचर, कोई एसेट्स लेती है और बदले में अंशों का निर्गमन कर देती है, तो इसको बोलते हैं नगद के अलावा निर्गमन। इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तीसरा आता है प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम का निर्गमन का मतलब होता है जब अंशों का जो मूल्य है उससे ज़्यादा पे अंशों का निर्गमन करना। मान लीजिए 10 रुपये का अंश है, उसको अगर 11 रुपये में बेचा जाए तो जो 1 रुपये जो है, ये 1 रुपये ही क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। एक्स्ट्रा 100 का शेयर 110 में देना, 10 का शेयर 12, 11, 15, जितना वैल्यू है उससे ज़्यादा में बेचना। फिर आता है बट्टा या डिस्काउंट पर निर्गमन। डिस्काउंट आप सभी को मालूम है, आप लोग बाज़ार जाते हैं, खरीदी करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं। मान लीजिए 10 का शेयर है, 9 रुपये में देना, तो जो 1 रुपये कम हुआ, ये 1 रुपये क्या कहलाएगा, डिस्काउंट कहलाता है। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सामान्यतः शेयर डिस्काउंट पर जारी नहीं किए जा सकते, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अब डिस्काउंट 2013 का जो लॉ आया था उसमें डिस्काउंट में जारी करने पे थोड़ा सा प्रतिबंध है, कुछ विशेष परिस्थिति है। अधिकार निर्गम क्या होता है? देखिए राइट इशू। कंपनी मौजूदा शेयर धारकों को नए शेयर लेने का पहला अधिकार देती है। बोनस निर्गम क्या होता है?
कंपनी अपने संचित लाभ रिजर्व से मुक्त में शेयर जारी करती है। बोनस देना बोलते हैं ना, जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी में बोनस मिलता है, तो कंपनी का संचित लाभ होता है। कंपनी क्या करती है, प्रतिधारित लाभ, संचित लाभ रिजर्व बना के रखती है, वहाँ से कुछ शेयर मुक्त में जारी करती है, उसको बोनस निर्गमन कहते हैं। सार्वजनिक निर्गमन क्या होता है, जब कंपनी जनता से सीधे शेयर जारी करती है, सीधे जनता को शेयर, कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई ब्रोकर नहीं होता। निजी निर्गम क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट, कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को जब शेयर का निर्गमन किया जाता है, जैसे यहाँ पे कंपनी के एम्प्लॉयज़ या कंपनी के कोई कर्मचारी आते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं अपन शेयर निर्गमन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, क्या प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, क्या क्या प्रोसीजर होता है। देखिए, सबसे पहले निर्णय और प्रस्ताव रखा जाता है। ये निर्देशक मंडल तय करता है कि कितने शेयर जारी करने हैं। निर्णय और प्रस्ताव, यहाँ पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे निर्णय रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है कि कितने शेयर का निर्गमन किया जाए और कितने शेयर को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए। उसके बाद प्रविवरण, इंग्लिश में प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ये कंपनी जारी करती है। ये न्यूज़पेपर या मैगज़ीन के थ्रू जारी किया जाता है। ये एक प्रकार का निमंत्रण आमंत्रण पत्र होता है जो जनता को जानकारी देने के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें कंपनी की संपूर्ण जानकारी होती है, अंशों के प्रकार होते हैं, अंशों का मूल्य का उल्लेख होता है, कंपनी की विशेषताएं होती है, कंपनी के स्वभाव होते हैं, सब चीज़ का इसमें उल्लेख किया जाता है। फिर उसके बाद सेकंड प्रोसीजर आता है कि अगर जो भी जनता प्रविवरण को देखती है, पढ़ती है, अगर वो पैसा लगाना चाहती है तो फिर वो उस प्रविवरण के आधार पर आवेदन पत्र भेजती है, तो कंपनी क्या करती है, आवेदन प्राप्त करती है। तीसरा आता है आवेदन की राशि प्राप्त करना। जो पैसा लगाने के जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ आवेदन नहीं देते, आवेदन के साथ उनको कुछ धनराशि भी देनी होती है, जिसको आवेदन की राशि कहा जाता है। फिर आता है आवंटन। अब कंपनी क्या करती है, जो आवेदन प्राप्त हुआ उस आवेदन के अनुसार वो क्या करती है, जितना जितना आवेदन प्राप्त हुआ है उस आवेदन के अनुरूप वो अपने अंशों को बांटने का काम करती है, आवंटन करने का काम करती है। मान लीजिए मिस्टर एक्स 10 अंश का आवेदन किया तो उसको 10 अंश देगी, मिस्टर वाई 20 किया 20 देगी। जैसे जैसे आवेदन मिलता है वैसे वैसे वो आवंटन करने का काम करती है। फिर आवंटन पत्र, स्वीकृत निवेशकों को शेयर आवंटन पत्र भी दिया जाता है। फिर याचना की जाती है। याचना का मतलब होता है कॉल्स करना, बची हुई किस्तों के लिए। जैसे पहले आवेदन की राशि प्राप्त हुई, फिर कंपनी आवंटन करेगी, आवंटन की राशि प्राप्त करेगी, फिर जो बची हुई राशि है, प्रथम याचना, द्वितीय याचना और तृतीय याचना, फाइनल याचना जिसको बोलते हैं, अंतिम याचना। फिर आता है शेयर सर्टिफिकेट जारी करना। कंपनी क्या करती है, जितने भी शेयर धारक हैं, जिन जिन व्यक्तियों को वो शेयर बेची है, अंश बेची है, उनको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसको बोलते हैं शेयर सर्टिफिकेट जारी करना। तो आज के वीडियो में हम इतना पढ़ते हैं, इतना समझते हैं। आप भी ये कॉन्सेप्ट को समझिए, ये बेसिक है। कल हम एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए।